हैं लोग, खत्म नहीं हुई है। हम यही बात करते रहे हैं कि मिलिटेंसी खत्म। आवाज़ उठानी चाहिए और पाकिस्तान को चेताना चाहिए कि हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं और हमारे अमन के बीच में किसी तरह का खलल नहीं डाला जाए। उन्होंने बड़ी संजीदगी से ये स्टेटमेंट दी है मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने, और उनका ये कहना है कि जनता को, कश्मीरी आवाम को, जम्मू कश्मीर की आवाम को आवाज़ उठानी चाहिए कि पाकिस्तान इस तरह की बात ना करे। आइए पहले देखते हैं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी क्या कहते हैं। बड़ा हादसा है और अफसोसनाक, दर्दनाक और मेरी नज़र में शर्मनाक भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कौन मरा? हमारे शहरी मरे, हमारे भाई मरे, इंसान मरे, लोकल है, नॉन लोकल है, डॉक्टर है, मज़दूर है। बहरहाल मैं और कुछ नहीं कहूँगा सिवाय ये कि काफ़ी दर्द पैदा हुई है उन तमाम, मेरे ख़्याल में हमारे कम्युनिटी में भी, पूरे कश्मीर में गम गुस्सा है। और साथ ही साथ हमारा मशवरा है सरकार से कि वो अभी उन्होंने ज़िम्मेदारी संभाली है तो लाजमी तौर पर हमारी तवक्कुआत है इस एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो बेहतरी लाए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, ताकि ऐसी वारदातें ना हों। और अभी जो भी लोग मुलविस हैं उनकी निशानदेही होनी चाहिए। और साथ ही साथ मेरी अपील है तमाम मकतब फ़िक्र से और तमाम सिविल सोसाइटी से, या जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, दानिश्वर हैं, सियासी जमातों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अपील है मेरी, एक साथ मिलकर आवाज़ उठाए। हमें अमन चाहिए, हमारे आवाम के लिए सलामती चाहिए, ऐसी वारदातें ना हों, इसी में हमारी हम सब की भलाई है। ये मेरी। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि पूरी कश्मीरी आवाम या स्टेक होल्डर्स आवाज़ उठाएं और ये कहें कि हमें अमन चाहिए? बलोरिया साहब, इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि जब तक लोकल लोगों का समर्थन या सपोर्ट नहीं होता है, जिसको हम ओवरग्राउंड वर्कर कहते हैं, तब तक ये ऐसे हमले नहीं हो सकते। बड़े सुनिश्चित तरीके से किए जाते हमले हैं। लेकिन तारिगामी आज ये कह रहे हैं कि जितने भी मौजूद शहरी हैं उनको आवाज़ उठानी चाहिए कि हम अमन चाहते हैं। क्या संभव है? बिल्कुल विनोद जी, जो टेररिज्म है, जब मिलिटेंटों की बात करते हैं, बाहर से आते हैं, पाकिस्तान भेजता है, जब तक लोकल लोगों की सपोर्ट नहीं होगी वो जहाँ पे कामयाब नहीं हो सकते। और कहीं ना कहीं सपोर्ट रहती भी है, लेकिन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो दूसरे लोग हैं हम जैसे, जब वो लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलते हैं तो एक वातावरण बनता है, एक माहौल बनता है और वो लोगों
कि उनकी सपोर्ट कम होती है। वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है आतंकवादियों को एलिमिनेट करने की जी। लेकिन कहाँ तक सपोर्ट रहती है, कथनी और करनी में कितना फर्क है। जो हमने इस बयान सुन रहे हैं तारक जी बोल रहे हैं कि कश्मीर के लोगों को बोलना चाहिए। अगर कश्मीर की अवाम बोलती है, उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हमें आतंकवादियों की सपोर्ट नहीं करनी है। मैं नहीं कहता कि सारे सपोर्ट करने वाले होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी एंटी-नेशनल ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं जुड़ा हुआ ये। लेकिन जब वो लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज, अगर हमारी इंटेलिजेंसेस, जब बाकी लोग कामयाब हो पाए हैं तो वो भी इसी कारण कुछ हो पाए हैं कि लोगों ने सपोर्ट की है। कुछ लोग जो सोर्स होते हैं उन्हें करते हैं तभी कामयाब हो पाते हैं। लेकिन अगर मास सपोर्ट मिल जाए तो मुझे लगता है कि इस आतंकवाद को ख़त्म करने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ। पठानी साहब, एक लंबे अंतराल के बाद इस तरह की स्टेटमेंट्स आई है, कभी भी इसे खुलकर नहीं कहा है कि पाकिस्तान आप समझ जाओ कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनने वाला है। आप फारूक जी की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ वो जी। देते रहे। तारिक अमीन की भी बात कर रहा हूँ, उनको ये कहना है कि देखिए, मैं पॉलिटिशियन के स्टेटमेंट को कोई वजन नहीं दूंगा सर। नंबर वन, जी अभी एक मनाज साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। हम लोग डिनाइल मोड में हैं। बीजेपी बहुत देर डिनाइल मोड में रही जी, मिलिटेंसी ख़त्म है। पिछले महीने डीजीपी का स्टेटमेंट आया, सिर्फ 80 मिलिटेंट हैं। हाँ, यस। आपने भी सुना होगा। अभी अगर हम पहले एलिमेंट को समझें कि हमें बीमारी क्या है, उसके बाद ही इलाज शुरू होगा ना। हम तो उसको मानने को तैयार ही नहीं है। अभी मैं आपके साथ, आपके थ्रू, आपके दर्शकों से मैं थोड़ा कंसेप्ट जो है सिक्योरिटी का, मैंने सोनामर्ग में मैं कमांडिंग अफसर था, ठीक है सर। ये गगनगीर में इंसिडेंट हुई है, जुजीला वाली टनल अलग से है। अभी देखिए होता क्या है कि जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम एक वल्नरेबल एरियाज और वल्नरेबल पॉइंट्स डिसाइड करते हैं स्टैंड के हिसाब से कि ये वल्नरेबल पॉइंट है। मान लीजिए 100 लोग हैं, 400 लोग हैं, वल्नरेबल एरिया। उसके बाद क्या होता है कि एक आउटर पेरीमीटर बनाया जाता है, उसके बाद एक इनर पेरीमीटर बनता है, उसके बाद आपकी पेट्रोलें जाती हैं डोमिनेशन करने के लिए। हर एक गांव में आपके सोर्सेज होते हैं, तो ये एक सेटअप है। अगर उसको पेनिट्रेट कर पाते हैं वो, पहले तो ये सेटअप होगा ही नहीं वहाँ। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, बिकॉज ये किताबों में बातें होती हैं, ग्राउंड पे इसको कोई इंप्लीमेंट नहीं करता। उसके बाद अगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन दो को चैलेंज किया था, अब ये तो है नहीं कि मैं अपने कमरे में बैठ के, मेरे पास 400 लोग बैठे हैं, मैं यहाँ बैठ कर चैलेंज करूंगा, वो फायर खोल के निकल जाएगा, ऐसा थोड़ा होता है। और जब ये लीकें निकलना शुरू होती हैं सिक्योरिटी के अंदर, मैं तो चाहता हूँ कि इसकी एक बहुत तगड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, किसकी गलती है जी। और जो जिसकी गलती है, चाहे इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फोर्सेस की फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है, हेड्स मस्ट रोल। अगर हम अपने लोगों की जान को इतने सस्ते में लेने की कोशिश करते हैं एज ए नेशन और एज ए गवर्नमेंट, हम उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं बताता चलूँ कि लगातार 3 सालों से टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। अगर हम बात करेंगे 17 अप्रैल 2024 को अनंतनाग में बिहार के शंकर की हत्या कर दी गई थी। 18 अप्रैल 2024 को 8 अप्रैल 2024 को शोपिया में परमजीत को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 7 फरवरी 2024 को श्रीनगर में पंजाब के अमृतपाल और रोहित की हत्या कर दी गई थी। 26 फरवरी 2023 को पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय की हत्या की गई थी। बड़ी जो मेजर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और दीपक की हत्या की गई थी 8 मई 2000 हम सब जानते हैं। 15 अक्टूबर 2022 को कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण की हत्या की गई थी। 22 अगस्त 2022 को 3 प्रवासी मजदूरों की हत्या की गई। नवंबर 2022 को शोपियां के कनौज में रहने वाले 2 मजदूरों की हत्या की गई थी। आतंकवादियों ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली है, फिजाइन हमले कम किए हैं, लेकिन सिलेक्टिव किलिंग लगातार बढ़ती जा रही है। ये एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि ब्रिगेडियर साहब अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए विनोद जी, आपने एक लंबी लिस्ट गिनाई है जो लोग गए हैं जी और ये सारे के सारे प्रवासी थे, जी नॉन लोकल्स थे। तो यहाँ भी कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि नॉन लोकल्स को ही टारगेट करना है। डेमोग्राफिक का कन्वर्जन जो पॉसिबल हो सकता था 370 के बाद, उसको नहीं होने देना है। अब ये क्यों हो रहा है? अभी यहाँ भी आपके 2 प्रवक्ताओं ने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि पहले हमें बीमारी ढूंढनी है। बीमारी क्या है? बीमारी आतंकवाद नहीं है जी। आतंकवाद को पनपने के लिए जो ऑक्सीजन आनी है वो कहाँ से आ रही है? उनको चलने के लिए जो सपोर्ट आ रही है वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है लोकल से।
और जी। लोकल्स कौन लोग हैं? असली जो बीमारी है वो उनकी रेडिकलाइजेशन है, जो रेडिकलाइजेशन पोस्ट 1990 हुई है। जहां तक हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात थी, कश्मीर की बात थी या हिंदू मुसलमान की बात थी, वो 1947 से चली आ रही है। परंतु कश्मीर में बाकी चाहिए कि हेड्स रोल करने हैं तो आर्मी वाले आपको मिले हुए हैं हेड, तो वो खाली हैं। सिविलियंस के हेड रोल नहीं होते, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नहीं होते, उनकी ट्रांसफर हो जाती है। अगर कोर्ट में केस जाता है तो अगले 20 साल चलता है। फौजियों का हेड रोल करने के लिए तैयार रहते हैं, और जबकि अंडरस्टैंड नहीं करते कि फौजी जो है या जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस है, सीआरपीएफ है, असम राइफल्स है, बीएसएफ है, वो डिफेंसिव मोड में है, वो प्रोएक्टिव नहीं है। प्रोएक्टिव आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को होना है। और उसके लिए मैं आपको, अगर याद होगा आपके ही शो पे पिछले 2 साल से मैं बोल रहा हूं कि आप इन्वेस्ट करिए इनटू द इंटेलिजेंस रिसोर्सेज एंड नॉट ऑन द बूट्स ऑन द ग्राउंड। बूट्स ऑन द ग्राउंड सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा आदमी आप ग्राउंड पे डालोगे, लोकल पॉपुलेशन उतनी ही आपसे एलियनेट होती चली जाएगी, वो आपके साथ नहीं आएंगे। पर इंटेलिजेंस सोर्सेज रखिए, जैसे अब इन्होंने इजराइल का नाम लिया, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। आपने बहुत सारे, मैं नाम कह लूँ आपसे, पप्पुओं को या दूसरे तीसरों को बंद करिए, उनको बोलिए ये भारत की प्रॉब्लम है, हमारी जंग चल रही है, सिक्योरिटी का इशू है, लेट्स ऑल कोलैबोरेट। पर यहाँ हमें वोट की, हमारे लिए वोट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो दूसरी बीमारी है कि वोट पॉलिटिक्स जो है वो हर एक चीज को रुइन कर रहा है। और बेसिकली पहली बीमारी मेरे हिसाब से डी रेडिकलाइजेशन ठीक करनी है, आपने करनी है, और उसके बाद दूसरी वोट बैंक पॉलिटिक्स की जो स्थिति बनी हुई है उसको आपने ठीक करना है। चलिए हम सीधे सांबा चलते हैं। सांबा से हमारे सहयोगी ऋषि खजूरी हमारे जुड़ चुके हैं। ऋषि, आई एम ऑडिबल? ऋषि, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी विनोद जी, बिल्कुल। जी ऋषि, आपके साथ कौन है? क्या ये वाकई में आतंकवाद पीड़ित है? देखिए, ये जो रणवीर सिंह जी मेरे साथ आज मौजूद है, ये सांबा के कैली मंडी के रहने वाले हैं, और इनके इलाके में ही 2011 का वो जो आतंकी हमला, किसी को आज भी वो हमला भूला नहीं है। कई कैजुअलिटीज उसमें हो गई थी और उसमें कई जाने जिस तरह से गई थी। तो ये प्रत्यक्षदर्शी है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से मैं ये जानने की कोशिश करूंगा आपसे कि आज आपने देखा कि कश्मीर में बड़ा एक हमला दोबारा, इससे पहले भी 2 दिन पहले हमला, वो टारगेट किलिंग दोबारा शुरू हुई है। लेकिन वो दिन मैं आपसे याद कराना चाहता हूँ, तो 2011 में आपके इलाके कैली मंडी में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे पत्रकार अशोक सोडी वो भी शहीद हुए थे, हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए, लोकल यहाँ पर शहीद हुए। क्या कुछ कहेंगे दिन को, किस तरह से आप देख रहे हैं? आज भी वो दिन कोई नहीं भूला है। देखिए ऋषि जी, वो दिन बहुत ही भयानक था। टाइम वो सारा ही घटना हुई, हम वहीं पे थे, मेरा भी वहीं पे है, और उन्होंने एकदम से हमला कर दिया। वहाँ को बंदर बनाया रखा, और कैजुअलिटी भी काफी हो गई वहाँ पे। और आपके पत्रकार ही थे, वो चोरी करने नहीं होता है, तो उसने जब शोर डाला तो उन्होंने उसको हिट कर दिया। उसके बाद वो बाहर मालिक थे, उनकी फैमिली को उन्होंने काफी देर सपोर्टेड रखा, और उसके बाद जब पेशेंट के बाद कैजुअलिटी हुई है वहाँ पे। 3-4 तो हमारे फौजी जवान थे, वो शहीद हो गए।
और काफी यानी नुकसान हुआ। यानी एक भयावह वो दृश्य था, वो बहुत ही डरावना वो था, क्योंकि सारे लोग अब उसी टाइम तो सुबह सो के उठे थे और आपके घर के साथ में जो घर था उसके घर के अंदर में एंटर हुए। मेरे घर के सामने था वो, हम भी फंसे पड़े थे। मैं तो काफी 3-4 घंटे कमरे में फंसा रहा और आफ्टर ऑल फौज ने बाहर निकाला, हमें सेफ जगह ले गए। तो वो काफी जनी कहने, लेकिन वो जो भयावह दृश्य थे, आज भी हम ये कह सकते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। वो लगातार निहत्थे लोगों को टारगेट कर रहे हैं। कश्मीर में दोबारा से टारगेट किलिंग की जा रही है। ये क्या दर्शाने की कोशिश की जा रही है? क्या ये बुखलाहट है जो इनसे ये चीजें जो वो बर्दाश्त नहीं हो पा रही, इसलिए ये लगातार निहत्थे लोगों को भी निशाना बना रहे हैं? वो हताशा ही दिखाती है, क्योंकि वो अभी इतना बड़ा तो कर नहीं पा रहे हैं। अब कल का भी आप इंसिडेंट है, तो उसमें वो क्या लेबर के बंदे थे, डॉक्टर को टारगेट किया गया, उसको मार दिया। तो वो कहने का मतलब कि हताशा ही है, कुछ नहीं है। वो ये सारा आईबाश है कि आजादी युद्ध कुछ नहीं है, एक नॉर्मल लोगों की किलिंग है, उसमें क्या करेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि सरकार सख्त होनी चाहिए मसले में। बिल्कुल विनोद जी, सरकार को सख्ती से रवैया जो है वो अपनाना होगा और आतंकवाद को मुंह जवाब देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार आतंकवाद की कमर तोड़ी गई है। जो एक आंकड़ा सामने आया था कि 80 के आसपास जो आतंकी सक्रिय है, लेकिन नई सरकार का गठन होना और गठन होने की कुछ ही दिनों में, यानी 2 से 3 दिनों में लगातार आतंकी हमले होना, ये चिंता का विषय है। और ये प्रत्यक्षदर्शी है उस 2011 के आतंकी हमले के, जो सांबा में हुआ था। आप भी वहां पर जब कवरेज के लिए पहुंचे तो आपने वो दृश्य देखे थे। तो ये बड़ा ही भयावह एक दृश्य था जो आज भी कहीं ना कहीं नहीं भूला है। और आज भी जब उस हमले को याद करते हैं लोग, तो लोग जो वो भावुक हो जाते हैं। तो ऐसे हमले नहीं होने चाहिए। इसको लेकर सख्त रवैया जो है वो आम ही हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनको अपनाना होगा, ताकि आतंकवाद को पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से खत्म किया जा सके। शुक्रिया, धन्यवाद ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अपने पैनलिस्ट को बता दूं कि 2011 का जो आतंकी हमला सांबा में हुआ था, उस आतंकी हमले का मैं क्या कहूँ कि उससे मेरा एक संबंध है। मेरा दोस्त था, उनके घर में आतंकी आए थे, उनके माता पिता को आतंकवादियों ने मारा, बाहर फायरिंग चल रही थी। उसने मुझे फ़ोन किया कि मेरे मदर फादर को मार दिया गया है। और मेरी सिस्टर, वो एग्ज़ाम देने आई थी जम्मू में, उसकी शादी पंजाब में अमृतसर में हुई थी, वो अपनी सास के साथ एग्ज़ाम देने आई थी। उसने कहा था रोते कि मेरी सिस्टर भी सीरियस है, आप इधर आने के बजाय हॉस्पिटल में जाओ। वो मुझे आतंकी हमला बिल्कुल याद है। इमरान नाइकू हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ गए, एक सवाल उनसे भी लेंगे। इमरान, आई एम ऑडिबल? आप सुन पा रहे हैं इमरान? जी जी, बहुत खुशी थी, बहुत लंबे इंतजार के बाद ये कहीं ना कहीं एक सरकार बनी, लोकतंत्र का पर्व हुआ, पोल परसेंटेज भी बढ़ा और खुल करके लोगों ने, किसी ने गुस्सा जाहिर किया, किसी ने सरकार के प्रति अपनी हमदर्दी जाहिर की, वोट कास्ट किया और एक सरकार बनी। खुशी थी। लेकिन कल के हादसे में कहीं ना कहीं लोगों में निराशा हो गई है, क्या कहेंगे? विनोद जी, जिस तरीके से कल डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के गगनगिर इलाके में ये मिलिटेंटों ने आम शहरियों पर हमला किया, ये मजदूर थे, इसमें कुछ ऑफिसर्स भी थे, डॉक्टर भी इसमें शामिल था। तो कुल मिला के 7 आम शहरियों की हलाकत हुई है, वो फौत हुए इस हमले में। और इस हमले के बाद ही एक मायूसी की लहर पूरी वादी कश्मीर में दौड़ चुकी है। और दूसरी जानिब सियासी लीडरान के साथ साथ जो समाजी हलकों के जो लोग हैं वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं। और साथ साथ मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर हों या मीर वाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक हों या फिर दीगर जो यहाँ ट्रेडर्स से अंजुमनें हैं, एसोसिएशंस हैं या फिर दीगर समाजी हलके से वाबस्ता जो अहम शख्सियात है, तो हर इस हमले पर काफ़ी मायूस है। और इस पर उन्होंने अपने मज़ामती स्टेटमेंट्स पे बयानात भी जारी किए हैं। और शायद ये जो हमला है ये कई चीज़ों की अक्कासी करता है। जिस तरीके से हमने देखा, जो आपने भी फरमाया कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे अरसे के बाद, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद यहाँ असेंबली के इलेक्शंस हुए, फिर 6 साल के बाद यहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी और यहाँ बैक टू बैक बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। जिस तरह से
G20 के बाद 10 मुहर्रम को एक पीसफुल तकरीबन 32 साल के बाद यहाँ मुहर्रम का जुलूस निकला और बड़े पीसफुल एटमॉस्फेयर में, माहौल में, और उसके बाद यहाँ पार्लियामेंट के इलेक्शंस इंतहाई पीसफुल तरीके से हुए, फिर असेंबली इलेक्शंस पीसफुल तरीके से हुए, गवर्नमेंट पीसफुल तरीके से बनी। और ये कुछ अहम बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो शायद हमने लास्ट 1 साल में देखी है जम्मू का, खासकर वादी कश्मीर की जहाँ तक हम बात करें। आल्दो कि जम्मू में हमने देखी कि लास्ट ईयर से मिलिटेंट्स के जो हमले हैं उसमें काफ़ी इजाफा हुआ, राइज हुआ, लेकिन जो कश्मीर में टारगेट किलिंग है, हालांकि ये पहली बार टारगेट किलिंग नहीं हुई। जैसे आपने कुछ देर पहले बता रहे थे कि पुलवामा हो या अनंतनाग हो, शोपियान हो या फिर श्रीनगर हो, या कम से कम अगर देखें तो कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑलमोस्ट हर जगह पे टारगेट किलिंग हुई है पिछले कई सालों से। लेकिन ये जो हमला हुआ है ये इंतहाई अफसोसनाक करार दिया जा रहा है इस वक्त हर एक समाज के हलकों में। और लोग अब ये भी समझते हैं कि आखिर ये जो हमले हो रहे हैं जिस तरीके से, खासकर ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला नहीं हुआ, या तो ये एनकाउंटर नहीं था, बल्कि आम नहते शहरियों पे जो मजदूरी की गर्ज से यहाँ पे आए थे, या एक डॉक्टर मकामी यहाँ पे, या कुल मिला के ये एक सिविलियंस पर जो हमला हुआ है जिनकी शायद कोई खता नहीं थी, जो बेगुनाह है, और उन पे ये हमला करना तो इसलिए हुकूमत की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बल्कि जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, चाहे इसमें चीफ मिनिस्टर हो या फिर वज़ीर आला हो, हमारे हो ये गवर्नर हो। इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वाकई में लोगों में कहीं ना कहीं निराशा हाथ में लगी है। धन्यवाद इमरान। और हम सब जानते हैं कि इस तरह का एक स्मूथली सिस्टम चल रहा था, एक चाहे कोई क्रेडिट ले जाए कि मैंने या इस पार्टी ने, फलां पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, उसके बाद चुनाव करवाना पड़ा, लेकिन ये बात ठीक है कि कहीं ना कहीं आप 2014 के बाद विधानसभा के चुनाव नहीं थे, 19 जून 2018 को सरकार गिर गई थी, उसके बाद से अब सरकार बनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज थोड़ी सी निराशा हाथ में लगी है, क्योंकि आज ही ओथ सेरेमनी थोड़ी देर बाद होने वाली है, लेकिन उससे पहले सुरजीत बनास जी, कहीं ना कहीं अब हमें आवाम को भी अपना योगदान देना पड़ेगा। जिस तरीके से तारिक आमिर जी ने अपना कंसर्न शो किया है कि आप आइए, आवाज़ उठाइए कि हमें अमन की ज़रूरत है। विनोद जी, आवाम तो आगे ही गवर्नमेंट के साथ है, कुछ ब्लैक शीप्स हैं जी, उनको ढूंढना जरूरी है, उनको ढूंढ के और उनको टारगेट किया जाना चाहिए, ये जरूरी है जी। अवाम ने तो दिखाया है, शांति से उन्होंने वोट किए, डेमोक्रेसी को बहाल किया, लोग बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, एक सेलिब्रेशन थी, गवर्नमेंट आई, कल मैराथन दौड़ थी जिसमें सीएम साहब ने खुद हिस्सा लिया, और ये एक इंडिकेशन था कि हाँ खुशहाली, अमन, हाँ जी, खुशहाली जी, अमन जो है यहाँ पे लौट के आया है, और शाम को इन्होंने ये इंसिडेंट कर दिया। तो जो भी ब्लैक शीप्स हैं, और कर्नल साहब की एक बात ठीक लगती है, कहीं इंटेलिजेंसी में कमी रही है, कोई जो ये ग्रुप है इन्होंने देखना चाहिए कमी कहाँ पे, कमी को ढूंढा जाए। मैं आज जो है, क्योंकि 7 लोग शहीद हो गए, मैं आज ब्लेम गेम नहीं करना चाहता हूँ। जो लोग जो क्रेडिट लेते थे कि हमने मिलिटेंसी खत्म कर दी है, तो ये बताएं ये हुआ क्या है, क्यों हुआ है, किस लिए हुआ, किस चीज का क्रेडिट लेते थे? आप ब्लेम ना करते हुए भी आप कर रहे हैं। नहीं, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन अफसोस होता है शांति के साथ लोगों ने हिस्सा लिया, खुल के लोग बाहर आए, और लेकिन आज अपनी जो है कमी जो है वो बतानी चाहिए कि हमारी कमी है जी। ये मिलिटेंसी खत्म नहीं हो गई थी, मिलिटेंसी वहीं पे थी। कश्मीर में कह रहे थे टारगेट किलिंग, आपके जो संवाददाता वो भी बता रहे थे कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही थी, जम्मू के आसपास चारों तरफ हो रही थी मिलिटेंसी, तो मिलिटेंसी आपने खत्म कहां कर दी? आज भी सिक्योरिटी आपके पास, आप करिए ना, करते क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? सिर्फ ब्लेम गेम है, और हमें अफसोस होता है जब हमें भी यहाँ पे आके ब्लेम, इस माहौल में आके हमें बोलना पड़ता है। चलिए, आप पर यह आरोप है कि आपने किया क्या है? मैं कहता हूं कि 2014 के बाद से मेरे मित्र मनहार साहब कह रहे हैं कि जहां राजनीति करने का समय नहीं, ब्लेम गेम नहीं करनी है, ब्लेम गेम नहीं करनी है, लेकिन ब्लेम गेम कर रहे हैं, खुद वही बात कर रहे हैं जो नहीं करनी चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि हम उनकी संवेदना व्यक्त करते हैं, बट आप सिक्योरिटी फोर्सेस को दोषी ठहराना, आपने सरकार की, केंद्र सरकार की मंशा पे सवाल उठाना, तो मुझे लगता है ये आपको तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। क्योंकि पहली बार 32 साल के बाद जैसे उन्होंने बोला कि मुहर्रम का जुलूस निकला, सरकार ने इलेक्शन करवाए, जब कांग्रेस के एनसी के समय सरकार के इलेक्शन होते थे 2% पोलिंग होती थी, जितने वोट एक सरपंच लेता था उतना वोट लेके इनका मेंबर पार्लियामेंट जीत जाता था। इस तरह के माहौल में कश्मीर को रखा हुआ था।
आज सरकार 2000 जब 24 में चुनाव होता है तो कई कॉन्स्टिट्यूंसियां तो ऐसी रही, जम्मू से ज़्यादा वोट कश्मीर में पड़े, उस कॉन्स्टिट्यूंसी परसेंटेज रहा, तो अच्छा माहौल आया है, उसको वहाँ तक पहुँचाया है सरकार ने इस चीज़ को। हम थोड़ी कह रहे हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो गई, लेकिन मिलिटेंसी को केंद्र की नीति की वजह से बहुत हद तक कंट्रोल किया है, इंसिडेंट कम हुए हैं जी। लेकिन अल्टीमेटली पाले भी तो इन्होंने ही है ना वो लोग जी। नहीं, ये गलत बात है। हमने नहीं पाले। अगर हमने पाले होते तो आज हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वहाँ पे हमने नहीं पाले। अगर हमने पाले हैं, आपको 10 साल दिए, नहीं बलोरिया साहब, नहीं, इसको आप वापस लीजिए, ये गलत बात है। आपको 10 साल दिए ना, आपने खत्म करने थे, आपने खत्म करने थे, ये नहीं, गलत बात है। ये नहीं, डॉक्टर साहब यूनाइटेड नेशन भी गए थे, लेकिन डॉक्टर साहब का ही बयान था, डॉक्टर साहब जो है आपकी बस में भी गए थे, बिरयानी खाने नहीं, बलोरिया साहब आप ये बात कहिए हमने पाले, कोई नहीं पालता मिलिटेंसी को, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, कोई मिलिटेंसी को नहीं पालता है, कोई पालता नहीं है बलोरिया साहब, कोई नहीं पालता, ठीक है, कोई पालना नहीं चाहता है, इस माहौल में कोई रहना नहीं चाहता है। आप चाहते हैं आपके घर में अशांति रहे, आप चाहेंगे आपके घर में शांति रहे, कोई नहीं चाहे। बलोरिया साहब ये नहीं करें, सब लोग कंडेम कर रहे हैं, आपको मानना पड़ेगी, सब लोग कंडेम कर रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब कंडेम कर रहे हैं, कर्नल साहब कंडेम कर रहे हैं, आप नहीं कंडेम करना चाहिए कि कमी रह गई है, कहिए ना कि काम कर रहे हैं लेकिन कमी रह गई है, आप मान नहीं रहे कि कमी रह गई, नहीं हो रहा है, आपके पास सिक्योरिटी है ना, करिए ना जनाब, 10 साल दे दिए, कुछ नहीं किया, सिर्फ ब्लेम गेम कर दिए। बड़ा अफसोस होता है जब हमें यहाँ पे आके चिल्लाना पड़ता है ये चीज। आज ये चर्चा का विषय नहीं था, हमने ऐसा मत करिए, इसको वापस लीजिए, आप वापस लीजिए ना, हमने नहीं पाले, आप वापस लीजिए वो शब्द, वापस लीजिए, क्यों नहीं वापस लेते आप वापस लीजिए वो शब्द, ये थोड़ा चलेगा, ये नहीं। आज भी ब्लेम करते हैं, अगर ब्लेम गेम करो तो सिक्योरिटी आज भी आपके पास थी, आपके गवर्नर के पास थी, आपने करना चाहिए था, उसको रोकना चाहिए था। अगर ब्लेम चलिए, मैं आज लोग शहीद हुए हैं, मैं बलोरिया साहब सलीम वानी गांधरबल से, सलीम वानी गांधरबल से हमारे साथ जुड़ चुका है, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ है हमारे। सलीम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सलीम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी विनोद जी बताइए। सलीम, सवाल ये उठता है कि गांधरबल को चुना उन्होंने, ये क्या संदेश जाता है? क्योंकि गांधरबल से ही चीफ मिनिस्टर चुन के आए हैं। देखो विनोद जी, अगर ये अटैक की बात करें तो जो आपने देखा पीर पंजाल चिनाब वैली में जो वहाँ पे साइलेंट था, तो वहाँ पे जो अटैक्स हुए, एनकाउंटर्स हुए, अटैक्स हुए, बाकी चीजें हुए, और इसी तरह जो कश्मीर का इलाका है, तो कश्मीर डिवीजन है, यहाँ पे गांधरबल का डिस्ट्रिक्ट जो है, ये कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी में अटैक हुआ है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो अटैक हुआ ये कि गांधरबल में जो पुरअमन माहौल था पिछले 11-13 सालों से, तो ये अटैक उस हिसाब से हुआ होगा। तो अब अटैक बयानबाजी या बाकी चीजें, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए जो मजदूर मरते हैं या गरीब आवाम मरता है, उसके लिए बात करनी है। यही के साथ मजदूर है, चाहे जम्मू कश्मीर का डॉक्टर, बडगाम का डॉक्टर शेहनवाज, चाहे बाहर के लोग हैं, जम्मू के लोग हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, राज्यसभा के मध्य प्रदेश के लोग हैं, तो आखिर में इंसान ही है, एक ह्यूमन इंसान है, जिंदगी एक बार मिलती है इंसान को। और गरीब मजदूर अपने अयाल, अपनी फैमिली को पालने के लिए यहाँ दूर लेबर काम करने के लिए आए हैं। और जब उनकी डेड बॉडी, अभी थोड़ी देर में जब डॉक्टर शेहनवाज की डेड बॉडी नादिगाम बडगाम पहुंचे, तो आप देखिए वहां पे कुरहाम मच गया, कयामत से कम नहीं है। तो इसी सिलसिले में ये भी देखा गया कि कश्मीर में अगर गगनगीर में अटैक हुआ कल शाम को, ये बड़ा सवाल है कि अटैक उस इलाके में हुआ जो पिछले 12-13 सालों से पूरी तरह से एक शांत इलाका था। तो अब कहीं ना कहीं तो सिक्योरिटी एजेंसीज के अभी लगे हैं, सारे पुलिस अफसर, आर्मी अफसर यहाँ पे ऑन स्पॉट हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि किस तरह क्या हुआ है। तो जो ही कुछ खबरें मिलेगी तो आपसे शेयर किए जाएगी। सलीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ है सलीम वानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए। पठानिया साहब, अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की वारदातें होती हैं, हम सब जानते हैं कि लगातार प्रवासी मजदूरों के साथ ऐसा हो रहा है, क्या हम सिक्योरिटी फराहम नहीं करवा सकते हैं या हम कहीं नाकाम रहे हैं? दो ही सवाल होते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करा सकते? हम करा सकते हैं जी। क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सोच का विषय है, ये गवर्नमेंट को इसका जवाब देना चाहिए। दूसरा, अगर हम टारगेट किलिंग की बात करें कि जो बाहर से लोग आते हैं वहाँ पे काम करते हैं,
क्या ये सिर्फ टारगेट किलिंग हो रही है? जी नहीं। आपने पिछली बार जम्मू में देखा होगा, इन लोगों ने आर्मी के ऊपर भी अटैक किया, एयरफोर्स के ऊपर भी अटैक किया। दे आर नॉट लुकिंग ओनली फॉर द सॉफ्ट टारगेट्स, क्योंकि ISI की जो स्ट्रेटजी है वो बदलती रहेगी, और अगर वो सिविलियन हथों पे अटैक करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग क्वेश्चन करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। और पाकिस्तान तो मानता नहीं है ना कि हम तो ये कर ही नहीं रहे जी, वो नहीं मानते। अभी आप क्या करेंगे जब वो मानते ही नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन विनोद जी, एक मैं चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले एक डिबेट होती थी कि कश्मीर की प्रॉब्लम जो है ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या मिलिट्री प्रॉब्लम। मैंने भी ये बार बार चर्चा का विषय रहता है। हम भी बड़े पार्टिसिपेट किया आपने इसमें। भी किया होगा। अभी जो ट्रेंड उभर के सामने आया है, जिसमें लोकसभा के इलेक्शन भी हो गए, विधानसभा के इलेक्शन भी हो गए, और वोट परसेंटेज आप ये देख के चल सकते हैं कि इट इज़ ए मोर ऑफ ए मिलिट्री प्रॉब्लम। हम उसको मिलिटेंसी को या टेररिज्म को कंट्रोल करने में पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। जी, मैं आपके चैनल पे पहले भी कह चुका हूँ कि आप अरुणाचल का केस देखिए, जहाँ लेफ्टिनेंट जनरल साहब गवर्नर हैं, मिश्रा जी लद्दाख में, ये सेंसिटिव एरियाज है, और JNK इन दोनों बार-बार यही कहते हैं, मैं बार-बार यही कहता हूँ कि अभी एक आर्मी का लेफ्टिनेंट जनरल आइए, 1995 में जनरल कृष्णा राव यहाँ पे 5 साल 6 साल गवर्नर रहे हैं। उनके 2 सिक्योरिटी एडवाइजर होते थे, जनरल सोलंकी और जनरल जकी। मेरी जो रिकमेंडेशन है या मेरी जो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि नैर्को टेररिज्म और टेररिज्म को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए आप एक लेफ्टिनेंट गवर्नर लाइए और 2 उसके एडवाइजर, और आर्मी जनरल, नॉट आर्मी बैकग्राउंड, आर्मी के एक जनरल जिसको इंसर्जेंसी का एक्सपीरियंस है, और 2 उसके एडवाइजर लगाइए, एक कश्मीर में रखिए, जम्मू में रखिए, एंड दे विल रिपोर्ट डायरेक्टली टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जी, ब्रिगेडियर साहब आपकी क्या राय है? देखिए, मैं थोड़ा सा इनसे असहमत हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है। इंसर्जेंसी दुनिया के किसी भी कोने में उठा लीजिए पिछले 1000 साल से, इट इज़ नेवर अ मिलिट्री प्रॉब्लम। मिलिट्री से आप इंसर्जेंसी को कभी खत्म नहीं कर सकते, आप बंदों को खत्म कर सकते हैं, आइडियोलॉजी को नहीं खत्म कर सकते। तो दिस हैज टू बी अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम 100%। अच्छा, आप मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये क्यों पनप रही है। अभी 370 जाने से पहले जो आपका सिक्योरिटी फोर्सेस की एफिशिएंसी सिर्फ 20% या 10% थी, जबकि मैं खुद भी वैली में था 2 पोस्टिंग में। आज ये 80% है। कैसे बढ़ी है? अब ये कहना खत्म हो गई, ये एक मिथ है, ये दुनिया में कहीं भी नहीं हो सकती। अभी यहाँ पे यू वांट कि हेड्स रोल कराने हैं फौजियों के या पुलिस वालों को, करा दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर पाकिस्तान का फेलियर था। उन्होंने सोचा कि हम पिट्ठू भेजेंगे और कश्मीरी हमारे साथ आ जाएंगे और हम कैप्चर कर लेंगे। नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हुआ? कि उस वक्त उनकी रेडिकलाइजेशन, रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन नहीं हुई थी। आज हो चुकी है, जो 90 के बाद हुआ है। तो आपकी पहली प्रॉब्लम ये है कि आपने उसको ठीक करना है। आप मानेंगे मेरे साथ, इंटेलिजेंस सोर्सेज के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक टेंडर नोटिस निकलता है श्रीनगर में कि उसमें इतने पत्थरबाज, इतनी रुदालियाँ, इतने अटैक फलाने, इतने मिलिट्री पे, इतने पुलिस पे, और उधर से बोली लगती है और वो पैसा ट्रांसफर होता है लीगल तरीके से, जो अभी इन्होंने पकड़ा है। वो अलग विषय है, फिर बात करूंगा। तो ये इसलिए हो रहा है कि वहाँ पे कुछ ऐसे रेडिकलाइज लोग हैं जो अभी भी सोचते हैं। अच्छा, ये रेडिकलाइज लोग अभी ज्यादा तो नहीं पनपेंगे नई सरकार आने से? मेरे ख्याल में मुनासिब साथ में है आपके, मेरे ख्याल में ये पनपेंगे। परंतु मैं फिर भी कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, जो स्टेटमेंट उमर साहब दे रहे हैं, जो स्टेटमेंट फारूक साहब दे रहे हैं, मैं तो उसको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि स्टेटमेंट ब्रिगेडियर साहब ने इस बात को एग्जीक्यूट कराए ग्राउंड पे। चलो, ये ब्रिगेडियर साहब के अपने व्यूज हो सकते हैं। अगर ये पनपने होते तो इतने लोग डेमोक्रेसी में बाहर आके, लोगों ने जो वोट किया, जो डेमोक्रेसी को बहाल किया है, लोगों ने दिखाया है कि वो देश के साथ हैं, तो ये इनके अपने इंडिविजुअल नहीं, आपकी बात में आपसे सहमत हूँ। थोड़ा सा क्रेडिट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को दीजिए। और जो स्वीप प्रोग्राम चले हैं, या जो आर्मी वालों ने आपको, सिक्योरिटी फोर्सेस ने आपको सुरक्षा दी है, जम्मू कश्मीर पुलिस को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देना है। ये सारा काम उनका है। और जम्मू कश्मीर पुलिस आज से 10 साल पहले, देखिए आज है ब्रिगेडियर साहब, इसके ऊपर मेरे आपके साथ थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। जम्मू पुलिस जो वो पहले भी थी, जब तक लोग बाहर नहीं आए, जब तक सियासी लोग बाहर नहीं आए, तब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सियासी लोग थे जो बाहर आए, जिन्होंने लोगों को
उनके ऊपर उनको प्रेशर डाला कि नहीं आप लोग आइए, हम खड़े हैं। अगर आपकी पुलिस जहां आपकी आर्मी होती तो वो डंडा 2004 चला से पहले कहाँ थे आपके शासी लोग जब 2% 5% लाते थे? वो कहाँ थे? पॉलिटिकल मिलिट्री विनोद जी एक मिनट दीजिए, आप कहते हो एक 1 मिनट। एक उइगर रीजन है चाइना का, मुसलमान डोमिनेटेड है। वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जा रहा है। पॉलिटिकल जब प्रॉब्लम बना के चलते हैं तो हम उसका सोल्यूशन नहीं चाहते हैं। एक स्टेट के पास इतनी पावर है जी कि कुछ लोग, मान लीजिए इस समय मेरे हिसाब से 2% से ज़्यादा लोग मिलिटेंसी में मुलविस नहीं होंगे जी कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो 2% बहुत बड़ा नंबर है। जी हमने उनको ख़त्म करना है, जी। और तब जब वो ख़त्म होंगे तो अच्छे लोग जो है प्रधान साहब वो मेन समय में आएंगे। समय ड्राउ नहीं करना प्रधान साहब, बहुत शुक्रिया बोल थैंक यू विनोद जी। शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया बनाया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये चिंता का विषय निंदनीय है और हमें ये ढूंढना है, तलाशना है कि आखिर इस प्रॉब्लम का कैसे हल हो सकता है। तो दुनिया बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।